हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। जॉइनिंग वर्ड्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। तो ये जोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये क्या क्या जोड़ते हैं? या तो वर्ड्स को जोड़ें, दो वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या दो क्लोजेस को, या दो सेंटेंसेस को। तो ये वर्ड, फ्रेजेस, क्लोज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इतना क्लियर? नेक्स्ट, फ्रेज क्या होते हैं और क्लोज क्या होते हैं? फ्रेज वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, नो मीनिंगफुल सेंस। वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कोई मीनिंगफुल सेंस होता ही नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि इन फ्रेजेस के पास अपने सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, जो फ्रेजेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसीलिए इनका मीनिंगफुल सेंस भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ एट स्कूल और एट कॉलेज, या तो स्कूल या तो कॉलेज, तो यहाँ पर कोई सेंटेंस बन रहा है मीनिंगफुल? नहीं बन रहा। या तो कॉलेज या तो स्कूल, ना इसके पास कोई सब्जेक्ट है ना इसके पास कोई वर्ब है, तो ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा, तो इसका मीनिंगफुल सेंस भी नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये एट स्कूल और एट कॉलेज क्या है? फ्रेज है। डन। अगर जो हम इन दोनों को एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनका मीनिंगफुल सेंस बनेगा, लेकिन अकेले अकेले इनका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा। तो देखते हैं, ही विल मीट एट स्कूल और एट कॉलेज। अब समझ आ रहा है कि वह या तो स्कूल में मिलेगी या कॉलेज में मिलेगी। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये दोनों फ्रेजेस। मतलब फ्रेजेस का अकेले अपने में कोई सेंस नहीं होता। अगर सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर लेते तो इसका सेंस बन जाता है। जो क्लोजेस होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर क्लोज बनाते हैं। मे और मे नोट मीनिंगफुल सेंस, इसका मीनिंगफुल सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है क्लोज, इसको हम क्लोज बोलते हैं। ये दो तरीके के क्लोज होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्लोजेस जो होते हैं उनका मीनिंगफुल सेंस होता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं उनका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता, इसीलिए दूसरे क्लोज पर ये डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ सी सेड, ये डेट आ गया कंजंक्शन, एंड सी वुड गो। ओके, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं, एंड ये सब्जेक्ट वर्ब मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं। दोनों क्लोजेस को जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन डेट। इतना क्लियर? तो अगर आप देखेंगे कि सी सेड, सी ने कहा, ये इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ मीनिंग है। सी वुड गो, वह जाएगी, क्या कहा उसने कि वह जाएगी, वह जाएगी, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसका भी मीनिंग बन रहा है और इसका भी मीनिंग बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं। तो इनका मीनिंगफुल सेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ सी कम्स आई विल गो, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, और ये कंजंक्शन। ओके, तो अगर आप इस पूरे को देखें एंड इसको देखें तो ये क्या है? इफ सी कम्स, अगर वह आएगी। तो अगर मैं इतना ही बोलकर छोड़ दूं तो आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा ना, कि इफ सी कम्स, अगर वह आएगी, तो इसका कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा और ना ही कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है। और अगर मैं पूरा बोल दूं इफ सी कम्स आई विल गो, अगर वह आएगी तो मैं जाऊंगी। ठीक है, तो ये होगा डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इस क्लोज के बिना ये अपने आप में अधूरा है और मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। तो ये वाला क्लोज इस वाले क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वह आएगी तो ये जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ मीनिंग है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगी। ठीक है, सी विल, इफ सी विल कम्स, अगर वह आती है, तो ये डिपेंडेंट है। ठीक है, किसी ना किसी पर। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब कंजंक्शन सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा ना, तो उसके साथ वाला, इस कॉमा से साथ वाला, ये वाला जो क्लोज बनेगा वो हमेशा
डिपेंडेंट बनेगा, इसका मीनिंग नहीं होगा, नो मीनिंग। ओके डन। अब एक और चीज़, एक सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ सकते हैं। मान लेते हैं सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस के अंदर दो मीनिंगफुल मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज आ सकते हैं। एंड केस एक ये हो जाएगा, और सेकंड केस होगा एक डिपेंडेंट हो और एक इंडिपेंडेंट। कभी भी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं होता, ये दो ही केस फॉर्म होता है। ओके, एक इंडिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये दो ही केसेस होते हैं। ओके, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला गलत होता है, कोई केस नहीं होता है। नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेड। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो क्या, है ना, तो क्या, ऐसा कुछ जानने की इच्छा होगी, ऐसा कुछ जानने का मन करेगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अनलेस जो कि है कंजंक्शन, पहला पहचान कि ये आ गया है शुरू में, और दूसरा पहचान कि ये दोनों मिलकर कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे हैं। इनको एक और सेंटेंस चाहिए ताकि इन इस पूरे इसका ये वाला जो क्लोज है इसका मीनिंग एक्सप्रेस कर सके। तो इसीलिए ये क्या होंगे, डिपेंडेंट। और यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं होगे, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ अपना अलग मीनिंग है। डन, क्लियर हुआ डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, ये सब क्लियर हुआ। ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, विरोधाभास जहाँ पर हो। जो कंजंक्शन विरोधाभास के लिए यूज होते हैं वो होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। यहाँ पर ये जैसे कि कॉमा के पहले और बाद वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये केस भी बन सकता है और विरोधाभास भी करा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट टू अपोजिट ओपिनियन। दो अपोजिट ओपिनियन के बीच में कॉन्ट्रास्ट के लिए जो यूज होते हैं वो होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब वो कंजंक्शंस है कौन कौन से वो देखते हैं, येट, बट, इवन दो, इवन इफ, दो, ऑल दो, नॉट विद स्टैंडिंग, हाउ एवर, स्टिल, वाइल, वेयर एज, नेवरथिलेस, नॉनथलेस, etc। तो अभी हम येट देखते हैं। येट एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। इससे पहले जो मैंने एडवर्ब की क्लास आपको कराई थी, इससे प्रीवियस वीडियो ही है एडवर्ब का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब येट एडवर्ब की तरह यूज़ होता है तो वो टाइम के सेंस में होता है, और जब टाइम के सेंस में होता है तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, ठीक है। तो सी हैज़ नॉट गॉन येट, सब्जेक्ट वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ यूज़ होता है, इतना क्लियर। गॉन येट, तो अभी तक वह गई नहीं है, तो टाइम का सेंस आ रहा है, ठीक है, और ये है एडवर्ब, ये है वर्ब। और इस वर्ब की विशेषता ये एडवर्ब बता रहा है कि वह अभी तक गई नहीं है, उसके जाने की विशेषता बताई जा रहा है, और टाइम का सेंस आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। ओके, अब अगर जो येट कंजंक्शन की तरह यूज होता है वहां पर देखो, वी हैव नॉट सो मच टू डू येट वी हैव सो लिटिल टाइम। वी हैव नॉट सो मच टू डू मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास करने के लिए, ठीक है। येट वी हैव सो लिटिल टाइम, फिर भी हमारे पास बहुत कम टाइम है। कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, मतलब विरोधाभास हो रहा है कि हमारे पास काम भी नहीं है और समय भी नहीं है। ना तो हम कोई काम कर रहे हैं और काम नहीं है, फिर भी समय नहीं मिल रहा हमको कुछ। ओके, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, क्लोज क्लोज, इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन। नेक्स्ट, बट, प्रिपोजिशन एंड कंजंक्शन। बट प्रिपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है और कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग बट द स्नैक्स वॉज गुड। एवरीथिंग क्या है, सब्जेक्ट, ये बट प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद ये स्नैक्स ऑब्जेक्ट, ये वर्ब,
ठीक है। तो यहाँ पर ये बट किसकी तरह यूज़ हो रहा है, प्रीपोजिशन की तरह। ओके, यहाँ पर कंजंक्शन की तरह कैसे यूज़ होगा, सी ट्राइड टू कॉल बट हर फोन वॉज डेड। उसने फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन क्या हो गया था, डेड हो गया था। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लोज बट कंजंक्शन। तो बट का यूज़ विरोधाभास में होता है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव था कि उसने कॉल करने का ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन डेड हो गया, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को भी जोड़ रहा है ना ये बट, विरोधाभास भी करा सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है इसमें। ओके, नेक्स्ट, वाइल कंजंक्शन की तरह भी यूज़ हो सकता है और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो देखते हैं पहले प्रीपोजिशन, जैसे कि सी गोट हर्ट वाइल प्लेइंग। तो ये वाला भी मैंने आपको करा कर रखा है प्रीपोजिशन में, ठीक है। वहाँ पर मैंने बोला था कि वाइल प्रीपोजिशन की तरह जब यूज़ होता है तब वाइल के बाद, मतलब कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो अगर आईएनजी फॉर्म में है तो नाउन से पहले वाइल यूज़ होगा एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। और इस सेंटेंस में एक्शन का बोध होना चाहिए। सी गोट हर्ट, वो खेल रही थी, कुछ एक्शन हो रहा था और खेलने के दौरान उसको चोट लग गई। तो यहाँ पर ये प्लेइंग है, आईएनजी है तो वाइल ही लगेगा, एक्शन है तो वाइल ही लगेगा। दो पहचान होगी इसके, ठीक है। कंजंक्शन की तरह वाइल कब यूज होता है, जैसे कि द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड वाइल देयर पेरेंट्स रिलैक्स इनसाइड। कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो घर में रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये क्लोज और ये क्लोज, और इन दोनों क्लोज को जोड़ने वाला कंजंक्शन। देन वाइल सी इज स्मार्ट हर ब्रदर इज सो फूल। जबकि वह बहुत स्मार्ट है और उसका जो भाई है वह फूल है। तो अगर ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये क्लोज और ये क्लोज एंड ये कंजंक्शन। ओके, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ वाइल सी इज स्मार्ट, जबकि वह स्मार्ट है, तो ये क्या कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इसको कंप्लीट करने के लिए एक और क्लोज, एक और सेंटेंस हमको चाहिए, वो है हर ब्रदर इज सो फुल। तो अब पूरा सेंस कंप्लीट आ रहा है कि जबकि वह स्मार्ट है लेकिन उसका जो भाई है वह फूल है। तो ये क्या था, डिपेंडेंट क्लोज, और ये क्या था, इंडिपेंडेंट क्लोज, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। और ये भी बताया था जब कंजंक्शन आगे आ जाए तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी कंजंक्शन शुरू में आ गया, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, नेवरथलेस, नॉनथलेस। तो पहले नेवरथलेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी विल श्योरली डिनाई हिम, नेवरथलेस ही इज वेटिंग फॉर हर डिसीजन। उसको पता है कि वह उसको ना करेगी, डिनाई करेगी, लेकिन फिर भी जो ही है वह हर के डिसीजन के लिए वेट कर रहा है। ओके, ये नेगेटिव सेंस जा रहा है और ये पॉजिटिव सेंस जा रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, विरोधाभास का सेंस आ ही रहा है कि उसको पता है कि वो ना करेगी, नेगेटिव, बट फिर भी, नेवरथलेस मतलब फिर भी, ही इज वेटिंग फॉर हर डिसीजन, फिर भी वह इंतजार कर रहा है, तो पॉजिटिव। ओके, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज क्लोज, कनेक्ट करने वाला कंजंक्शन। नेक्स्ट, नॉनथलेस। तो सी इज अ फूल नॉनथलेस आई लाइक हर। वह फूल है फिर भी आई लाइक हर, फिर भी मैं उसे पसंद करती हूँ। ओके, तो ये क्या है, सी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। वह फूल है तो ये नेगेटिव सेंस जा रहा है, एंड आई लाइक हर ये पॉजिटिव सेंस जा रहा है, और विरोधाभास भी पता चल रहा है कि वह फूल है फिर भी मैं लाइक करती हूँ। तो ये हो गया कंजंक्शन, डन। अब हम देखेंगे वेयर एज भी कंजंक्शन की तरह यूज होता है। सी लव्स राइटिंग वेयर एज हर ब्रदर लव्स रीडिंग। तो यहाँ पर विरोधाभास सेंस हो रहा है लेकिन है दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही। जैसे कि वह, सी को क्या पसंद है, लिखना, लेकिन उसके ब्रदर को क्या पसंद है, पढ़ना। ये क्लोज, ये क्लोज, और ये कंजंक्शन, डन। विरोधाभास हो रहा है ना यहाँ। हाउएवर,
सी इज़ फ्री हाउएवर सी डज नॉट मेक टाइम फॉर हर फ्रेंड, मतलब कि वह फ्री है, बिजी नहीं है, तो वह फ्री है, पॉजिटिव। हाउएवर फिर भी, सी डज नॉट मेक टाइम फॉर हर फ्रेंड्स, नेगेटिव, वह फ्री है फिर भी अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं निकाल रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी विरोधाभास हो रहा है और ये कंजंक्शन, ये दो, एक क्लोज और ये एक क्लोज, इनको जोड़ने वाला कंजंक्शन। नेक्स्ट, स्टिल एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है और कंजंक्शन की तरह भी, जैसे कि वाटर इज स्टिल, सब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वाटर इज स्टिल, पानी क्या है, ठहरा हुआ है, तो पानी है नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। डन। अब कंजंक्शन की तरह कैसे होता है यूज, ये देखते हैं। सी डिसीव्ड हिम स्टिल ही ट्रस्ट हर, तो सब्जेक्ट वर्ब क्लोज क्लोज, ये कंजंक्शन। इतना समझ आया। अब यहाँ पर सेंस किया जा रहा है कि सी ने हिम को धोखा दिया, फिर भी जो ही है वो उस पर विश्वास कर रहा है, मतलब कि सी ने ही को धोखा दिया फिर भी ये इस पर क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव सेंस जा रहा है और विरोधाभास भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है, तो ये कंजंक्शन होगा। एंड क्लोज को भी जोड़ रहा है। नेक्स्ट, इवन दो, इवन इफ, इन दोनों को हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं। तो इवन दो क्या होता है, कंप्लीट एक्शन के लिए यूज होता है, एंड इवन इफ जो होता है वो इनकम्प्लीट एक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि इवन दो सी लॉस्ट जॉब सी कंटिन्यूड टू सर्व इन ऑफिस, मतलब कि उसने अपना जॉब खो दिया, तो वो खोने का काम हो चुका है, एक्शन कंप्लीट है। सी कंटिन्यूड टू सर्व इन ऑफिस, और उसने किसी और ऑफिस में काम करना चालू भी कर दिया, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो एक्शन कंप्लीटेड है, तो इसीलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इवन दो लगाएंगे। और अगर मैं बोलूँ कि इवन इफ सी लूजेज हर जॉब सी विल कंटिन्यू टू सर्व इन द ऑफिस, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर वो अपना जॉब खो देती है तो सी विल कंटिन्यू टू सर्व, मतलब फिर वह ऑफिस में काम करना चालू कर देगी, अभी करी नहीं है, और अभी भी लॉस, जॉब लॉस नहीं हुआ है, अभी लॉस करेगी तो काम करना चालू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एक्शन, और यहाँ पर कंप्लीट एक्शन। तो कंप्लीट के लिए हम इवन दो का यूज़ करते हैं और इनकम्प्लीट के लिए इवन इफ। सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट वर्ब, एंड इन दो क्लोजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट, ओनली दो सी हैड विजिटेड द प्लेस मैनी टाइम सी कुड नॉट फाइंड द वे, मतलब कि वह एक जगह है जहाँ पर कई बार गई है फिर भी वह रास्ता उसको पता नहीं है, फिर भी उसको रास्ते पता नहीं है वहाँ के। तो दो, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, क्लोज क्लोज, और ये कंजंक्शन। दो सी वर्क हार्ड सी फेल, उसने हार्ड वर्क किया फिर भी वह फेल हो गई। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, क्लोजेस बन रहा है, एंड इनको जोड़ने वाला कंजंक्शन। विरोधाभास हो रहा है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया फिर भी वह फेल हो गई। देन एज दो ये कहाँ यूज होता है, जैसे कि सी, मतलब ये एक दो होता है और एक ऑल दो होता है। ऑल दो के साथ हम एज का यूज़ नहीं करते, और दो के साथ हम एज का यूज़ करते हैं। अगर जिस सेंटेंस में एज दिया है उसके बाद दो और ऑल दो में कॉमा डालकर दे रखा है, तो वहाँ पर आप दो और ऑल दो में ऐसे स्लैश डालकर दे रखा है कि इसमें से दोनों में से कौन सा यूज़ होगा, तो वहाँ एज के पास आपको दो का ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सी लुकड इंटरेस्टेड, एज दो या फिर ऑल दो, अगर मैं यहीं पर ऐसे स्लैश डालकर ऑल दो लिख दूँ, शी वुड रैदर बी समवेयर एल्स, मतलब कि उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्टेड थी, फिर भी वह कहीं और चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर एज आ गया, एज दो, तो यहाँ पर हम दो का यूज़ करेंगे, ऑल दो का यूज़ नहीं होता। ओके, आई होप समझ आया हो। नेक्स्ट,
टेक येट तो अपने साथ येट लेता है। फॉर एग्जाम्पल सी वर्क हार्ड येट सी फेल्ड। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। आप चाहे कॉमा लगा कर लें चाहे येट लगा कर लें, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, बस ये बताया दो के साथ येट अगर जो कभी आ जाए तो वो करेक्ट होता है। ठीक है, वहाँ से हटाना नहीं है। और अगर जो येट ना हो तब भी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल्दो इट रेन्ड हेविली सी अटेंड द पार्टी। मतलब कि बारिश तेज हो रही थी फिर भी उसने पार्टी अटेंड किया। सब्जेक्ट वर्ब क्लोज और इसको जोड़ने वाला कंजंक्शन। ये बारिश तेज हो रही थी और फिर भी उसने पार्टी अटेंड किया, विरोधाभास हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, ऑल्दो द ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव सी ब्रॉट इट। मतलब कि जो ड्रेस था वो महंगा था फिर भी उसने खरीद लिया। तो ये ऑल्दो कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये क्लोज ये क्लोज, दोनों क्लोज को जोड़ने वाला कंजंक्शन। टेक येट मतलब कि ये जो ऑल्दो है ये भी अपने साथ येट लेता है, जो दो है वो भी लेता था और ऑल्दो भी अपने साथ येट लेता है। जैसे कि ऑल्दो सी इज सिक येट सी वेंट टू स्कूल। वह बीमार थी फिर भी वह स्कूल गई। तो सब्जेक्ट वर्ब ये क्या है, कंजंक्शन, और ये क्या है, इसके साथ ही अपने साथ येट लेता है, तो ये भी कंजंक्शन है। डन। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन कॉन्ट्रास्ट। अभी हम जितने भी ये कंजंक्शंस देख रहे थे वो कॉन्ट्रास्ट के लिए ही थे। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो कि कॉन्ट्रास्ट में यूज़ होते हैं और हम उसको कंजंक्शन समझ लेते हैं, लेकिन वो रियलिटी में होते हैं प्रीपोजिशन। तो वो कौन कौन से, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। जैसे इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन सी अटेंडेड द पार्टी। मतलब तेज बारिश होने के बावजूद भी, के बावजूद उसने पार्टी अटेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंस्पाइट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ का यूज करें या फिर ऑल्दो का यूज करें। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपको चेक करना है, जो ऑल्दो कंजंक्शन होता है तो वो हमेशा एक सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब इन दो को जोड़ता है तो एक क्लोज बनता है, और क्लोजेस को जोड़ता है तो वहाँ पर कंजंक्शन यूज होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हैवी रेन ये क्या है, नाउन, सी क्या है, सब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो यहाँ पर कोई क्लोज फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोज है। तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। जब एक ही क्लोज है तो ये जुड़ेगा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नाउन के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है, और जब वर्ब नहीं आ रहा है तो ये सिर्फ नाउन है, और नाउन की विशेषता बताता तो प्रीपोजिशन है, तो इसलिए हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया। नेक्स्ट अगर हम देखें, सी वेंट मार्केट इन स्पाइट ऑफ द रेन। बारिश होने के बाद भी, के बावजूद वह मार्केट गई। ये सब्जेक्ट ये वर्ब और ये है नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके, एक ही क्लोज है यहाँ पर, दो क्लोजेस को ये जोड़ ही नहीं रहा। डन। इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रीपोजिशन। जब दो क्लोजेस को जोड़ा जाता तब हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं या दो का यूज़ करते हैं। ओके, डिस्पाइट, तो डिस्पाइट जो है वो अपने साथ ऑफ नहीं लेता, इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है। ठीक है, वैन सी वेंट मार्केट डिस्पाइट द रैन। बारिश हो रही थी फिर भी वह मार्केट गई। तो ये प्रीपोजिशन, क्यों प्रीपोजिशन, क्योंकि ये नाउन है और ये सब्जेक्ट वर्ब है, एक ही क्लोज है और ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रीपोजिशन, तो इसलिए डिस्पाइट। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का यूज़ हम एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन की तरह कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, और दोनों का यूज़ एक दूसरे की जगह पर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ये स्पेसिफिक जगह पर यूज़ होगा वहाँ पर डिस्पाइट नहीं होगा और डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों ही एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ हो सकता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन होते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज डिनोटिंग पर्पस। वो कंजंक्शन जो पर्पस डिनोट करते हैं। तो पर्पस डिनोट करने के लिए हम कंजंक्शन का भी यूज़ करते हैं एंड प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं। सो डैट एंड इन ऑर्डर डैट ये दोनों क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। एंड इन ऑर्डर टू एंड सो एज टू ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रीपोजिशन होते हैं।
तो पहले हम कंजंक्शंस को देखते हैं, फिर प्रीपोजिशन पर आएंगे। तो कंजंक्शन में क्या है, सो डैट। अगर सो डैट एक साथ लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सो डैट, ठीक है, तो ये पर्पस डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी वेंट टू द डॉक्टर सो डैट शी वुड हैव मेडिकल चेकअप। वह डॉक्टर के पास क्यों गई, उसका पर्पस क्या था जाने का डॉक्टर के पास, तो वो पर्पस था ताकि वह मेडिकल चेकअप करा सके। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये दोनों मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं, ये मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं, एंड क्लोजेस को जोड़ने वाले कंजंक्शंस। ओके, नेक्स्ट, सी एनकरेज्ड मी सो डैट आई माइट नॉट लूज हार्ट। उसने मुझे एनकरेज किया ताकि मैं हार ना मानूं। तो उसके एनकरेज करने का पर्पस क्या था, कि मैं हार ना मानूं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं, ये मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं, एंड ये जो सो डैट है ये क्या है, कंजंक्शन है। ओके, तो आपको पता चला कि ये कंजंक्शन पर्पस डिनोटिंग करने में सो डैट का कैसे यूज होता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर डैट। इन ऑर्डर डैट में क्या होगा, सी वॉन्ट्स टू फिनिश हर होमवर्क टूडे इन ऑर्डर डैट शी विल बी फ्री एट द वीकेंड। वह अपना होमवर्क क्यों फिनिश करना चाहती है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि वह होमवर्क को फिनिश कर ले आज, ताकि वह वीकेंड्स पर फ्री रह सके। ये उसका पर्पस है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इन ऑर्डर डेट फिर यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, कंजंक्शन की जैसे। ओके, अब हम देखेंगे पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशन, जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। अब सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज होता है, आपको मैंने बार बार बताया कि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आता है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, सी वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू हैव मेडिकल चेकअप। तो यहाँ पर ये इन ऑर्डर टू कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड वह डॉक्टर के पास गई ताकि वह अपना मेडिकल चेकअप करा सके। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पर ये सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इन ऑर्डर टू का यूज़ करेंगे। सो डैट या इन ऑर्डर डैट का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो क्लोज नहीं जुड़ रहे हैं आपस में, और दो क्लोजेस नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर चाहिए प्रीपोजिशन, और यहाँ पर इसीलिए हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ठीक है, अगर जो इस क्वेश्चन को ऐसे दिया गया होता कि सी वेंट टू द डॉक्टर इन ऑर्डर टू, या फिर सो डैट हैव मेडिकल चेकअप, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है, और ये क्या होता है, ये प्रीपोजिशन होता है। और कंजंक्शन हमेशा दो क्लोजेस को जोड़ता है, दो क्लोजेस को जोड़ता है। क्लोजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ओनली वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन ही नहीं है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया है। और किसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। कंजंक्शन के बाद हमें तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्या है, प्रीपोजिशन है। आई होप आपको समझ आया होगी कहाँ पर हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है और कहाँ पर कंजंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट, सो एज टू, सी लेफ्ट अर्ली सो एज टू अवॉइड द ट्रैफिक। तो वह अर्ली क्यों गई, वह अर्ली इसलिए गई ताकि वो ट्रैफिक को अवॉइड कर सके। तो उसका पर्पस मेन क्या था, कि पर्पस था ट्रैफिक को अवॉइड करना, तो यहाँ पर भी पर्पस का सेंस जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, फिर ये होगा प्रीपोजिशन, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया। ओके, अब आपको पता चला कि कैसे कहाँ पर हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। और ये आपको याद रखना है कि इन ऑर्डर टू जो है वो होता है प्रीपोजिशन, इन ऑर्डर डेट जो होता है वो होता है कंजंक्शन। सो डेट एक साथ आता है तो वो पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन होता है, और सो एज टू आता है तो वो पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशन होता है।
अगर सो अकेला आए तो वो क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर सो अकेला आता है या फिर सो आकर अलग अलग, सो एक यहाँ पर आए और इस सेंटेंस में आगे जाके यहाँ पर डेट आ जाए, तो मतलब अलग अलग आए, तब हम क्या बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, डिनोटिंग रिजल्ट, ये डिनोट करते हैं रिजल्ट। तो हम बोल सकते हैं रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सो वाला देखते हैं पहले। सी वर्क हार्ड सो सी सक्सीड, वह हार्ड वर्क क्यों कर रही है, उससे उसको क्या रिजल्ट चाहिए, वह हार्डवर्क इसलिए कर रही है ताकि वह सक्सेस पा सके। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, दो क्लोजेस हो गए। इन दो क्लोजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन। ओके, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। एंड ये सो, तो आपको याद रखना है ये जो सो होता है वो रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन होता है। एंड सो डैट भी रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन होता है। कब, जब ये अलग अलग आए। और जब ये एक साथ आ जाता है तो वह क्या होता है, पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन। ओके, तो चलिए सो डैट का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वॉज सो हैप्पी डैट सी फॉरगेट टू टेक हर पेपर्स, वह इतनी खुश थी कि वह अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट साथ ले जाना भूल गई। तो उसके खुश होने का रिजल्ट क्या हुआ, उसके खुश होने की वजह से उसका रिजल्ट ये हुआ कि वह अपने पेपर साथ ले जाना भूल गई। तो ये सो क्या है यहाँ पर, सो डैट अलग अलग यूज़ हुआ है, अलग अलग। एंड ये रिजल्ट डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, दो क्लोजेस को जोड़ा जा रहा है, तो ये होंगे कंजंक्शन। लेकिन कौन से कंजंक्शन, रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन इज डिनोटिंग कंडीशन। तो अब हम कौन सा कंजंक्शन देखने वाले हैं, कंडीशन डिनोटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। ये कंजंक्शन एक सेंटेंस में कंडीशन डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि एक सेंटेंस में कंडीशन डिनोटिंग सेंटेंस की तरह बिहेव करते हैं। पहला है प्रोवाइडेड, इफ, लेस्ट, अदरवाइज, ओनली, इन केस, सपोजिंग, अनलेस, एल्स, ईटीसी, ये सब। ठीक है, यूज डबल कंजंक्शन एंड यूज सिंगल कंजंक्शन। कब हम एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन का यूज करेंगे और कब हम एक सेंटेंस में सिंगल कंजंक्शन का यूज करेंगे, तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगे। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ डबल कंजंक्शन, ये देखते हैं। इफ टू कंजंक्शन डिस्क्राइब टू थिंग्स इन अ सेंटेंस, तो वहां पर हम डबल कंजंक्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसमें मैंने सो का यूज किया है और इफ का यूज किया है। ठीक है, तो ये सो क्या बताता है, रिजल्ट, और इफ क्या बताता है, कंडीशन। ये दोनों अलग अलग दो डिफरेंट चीजें बता रहे हैं एक सेंटेंस में, तो इन दोनों को हम एक सेंटेंस में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी वॉज इल एंड सो आई टुक हर टू द डॉक्टर, वह बीमार थी एंड इसीलिए मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है, ये क्लोजेस और इनको जोड़ने वाले ये दोनों क्या है, कंजंक्शन है। सो क्या है, ये रिजल्ट बता रहा है, और एंड क्या है, ये सिर्फ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सो और एंड दोनों दो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ये दोनों का यूज हम एक सेंटेंस में एक साथ कर सकते हैं, दोनों कंजंक्शन का यूज। अब हम देखते हैं यूज सिंगल कंजंक्शन। कब हम एक सेंटेंस में दो कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, कब हम एक सेंटेंस में एक सिंगल कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। इफ टू कंजंक्शंस डिस्क्राइब सिंगल थिंग इन अ सेंटेंस, तो हम वहां पर सिंगल कंजंक्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए अगर मैं लगाती हूँ इफ एंड यहीं पर एल्स भी लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या बताता है, कंडीशन, ये भी क्या बताता है, कंडीशन। अब दोनों ही कंडीशन बताते हैं, तो इसीलिए हम इनमें से किसी एक का ही यूज करते हैं एक सेंटेंस में, दोनों का यूज नहीं करते। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर एक सेंटेंस में दोनों सेम चीज बताने वाले कंजंक्शन है तो उसमें हम एक को हटा देंगे, एक ही कंजंक्शन रखेंगे। ठीक है, सपोजिंग एंड इफ ये दो अलग अलग कंजंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोजिंग सी इज लेट आई विल डू द वर्क,
तो ये सपोजिंग क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कंडीशन बता रहा है, और इफ भी क्या बताता है, कंडीशन बताता है। तो यहाँ पर सपोजिंग इफ एक साथ यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर सपोजिंग सो रहता कि वो रिजल्ट बताता है तो हम यूज कर सकते थे मे बी, ठीक है। तो सपोजिंग सी इज लेट एंड आई विल डू द वर्क, तो ये सब्जेक्ट ये वर्क, ये सब्जेक्ट ये वर्क, दो क्लोजेस हो गए, दोनों को जोड़ने वाला ये कंजंक्शन। इस सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है कि अगर वह लेट होती है तो मैं वह काम कर दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सपोजिंग का यूज हुआ है। नेक्स्ट में इफ सी इज इल आई विल डू द वर्क, अगर वह बीमार है तो मैं उसका काम कर दूंगी। तो दोनों ही कंडीशन बताने के लिए यूज हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट ये वर्क, ये सब्जेक्ट ये वर्क। इन दोनों ही सेंटेंसेस में इफ़ एंड सपोजिंग अकेले अकेले यूज़ होंगे। अकेले अकेले इसलिए यूज़ होंगे क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन बताने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो हम एक ही सेंटेंस में दो कंडीशन बताने वाला या फिर दो रिज़ल्ट बताने वाला या फिर दो पर्पस बताने वाला कंजंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन केस। इन केस का भी यूज़ कंडीशन बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इट रेन्स सी विल टेक एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कंडीशन बताया जा रहा है कि जब बारिश होती है तो वह क्या लेकर जाती है, छाता लेकर जाती है। तो ये इन केस क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है, वो भी कैसा कंजंक्शन, कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन। ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लेस्ट, अदरवाइज एंड एल्स। इन तीनों का यूज़ हम देखेंगे। ये जो लेस्ट होता है ये हमेशा अपने साथ एक मॉडल वर्ब लेता है, और वो कौन सा मॉडल वर्ब है, शुड। या तो ये अपने साथ शुड लेगा या फिर कोई भी दूसरा मॉडल वर्ब नहीं लेगा। एक अगर सेंटेंस है तो उसमें अगर कोई मॉडल वर्ब आएगा तो शुड आएगा, जिसमें कि लेस्ट यूज़ हुआ हो, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट वर्ड का यूज़ हुआ है एज अ कंजंक्शन, तो उस सेंटेंस में अगर कोई मॉडल वर्ब आएगा तो वो आएगा शुड। नहीं तो, और इस सेंटेंस में लेस्ट यूज़ हुआ है तो अब और कोई सा भी मॉडल वर्ब नहीं आएगा, या तो शुड आएगा नहीं तो बिना मॉडल वर्ब के यूज़ होगा, ओके। ये जो लेस्ट है ये खुद ही नेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये अपने साथ क्या नहीं लेगा, नॉट का यूज़ लेस्ट के साथ नहीं करेंगे हम, ओके। फार क्लोज टेक सिंपल प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक सेंटेंस है और ये दो क्लोजेस से मिलकर बना है, और जिस क्लोज के पास लेस्ट का यूज़ होगा, अगर यहाँ पर लेस्ट है तो ये वाला जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा, लेकिन इससे ये जो दूर वाला है ये वाला जो होगा वो सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये कैसा होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में होगा ये वाला सेंटेंस। फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, तो हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इसका मतलब क्या होता है, वरना या फिर अन्यथा। एंड इसका मतलब भी यही होता है, एंड इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेस्ट, इसके साथ हमने क्या देखा कि अगर कोई मॉडल वर्ब यूज़ होगा तो शुड होगा, तो ये मॉडल वर्ब है, वर्ब ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये शुड का यूज़ हुआ है यहाँ पर। और दूसरा क्या देखा, फार क्लोज, मतलब ये जो लेस्ट है इस कॉमा के इधर वाला जो इसके पास वाला है वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं है, पर इस लेस्ट से ये जो दूर वाला क्लोज है ये कैसे में है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, ठीक से चलो वरना गिर जाओगे, ठीक है। तो ये वॉक प्रॉपरली जो है ये लेस्ट वाले से दूर वाला है, मतलब अगर दो क्लोजेस होते हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो इससे दूर वाला क्लोज है ये, एंड ये कोमा के बाद इसके पास वाला है ये है सब्जेक्ट ये है वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये वाला सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, क्योंकि हमने देखा इसका जो नियम है वो क्या बोलता है कि जो फार वाला क्लोज होगा लेस्ट वाले सेंटेंस में वो होता है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, यहाँ पर कोई भी मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लेस्ट के साथ हम सिर्फ शुड का यूज़ करते हैं। अगर शुड नहीं है, अगर किसी सेंटेंस में शुड का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ कोई और मॉडल वर्ब भी यूज़ नहीं होगा,
तो ये उसका एग्जाम्पल है। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अदरवाइज। अदरवाइज जो होता है ये अपने साथ क्या लेता है, विल लेता है। ठीक है, तो ये अदरवाइज है। ये कॉमा के बाद वाला सेंटेंस, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये क्लोज इसके दूर वाला है, ये क्लोज अदरवाइज के पास वाला है, इसके पास वाला है। तो ये वाला जो होगा ये अपने साथ क्या लेगा, अदरवाइज के पास वाला अपने साथ विल लेता है। ठीक है, और दूर वाला जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ओके, डन। तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया है कि वर्क हार्ड करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, इस सेंटेंस के भी मीनिंग्स ऐसे हैं, इनके भी ऐसे हैं। वरना मतलब इनका सेंस जो है लेस्ट, अदरवाइज और एल्स, इनका सेंस वरना या फिर अन्यथा के सेंस में जा रहा है। और ये कंडीशन बता रहे हैं कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, अच्छे से हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। एल्स का मतलब, एल्स, एल्स वाला अब हम देखते हैं। सी विल हैव टू पे फी, एल्स सी विल नॉट अलाउ टू गिव एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब कि अगर वह फीस नहीं देगी तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कंडीशन क्या है, अगर वो फीस नहीं देगी, ये कंडीशन है। तो अगर फीस नहीं देगी तो अलाउ भी नहीं किया जाएगा उसको एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, ये तो था नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये दोनों है पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। ये नेगेटिव था तो इसीलिए अपने साथ नॉट नहीं ले रहा था, लेकिन ये है पॉजिटिव तो इसीलिए अपने साथ क्या लेगा, नॉट लेगा। ओके, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये दो क्लोजेस को जोड़ने वाला ये हुआ कंजंक्शन। और समझ आया आपको ये सेंटेंस। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं, वरना या अन्यथा का सेंस देते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव होता है। और इसी का थोड़ा सा रूल आपको याद रखना है। पहला रूल ये कि ये अपने साथ अगर एक सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस है और यहाँ पर कॉमा लगा है, इधर कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा है, इधर सब्जेक्ट वर्ब है, इधर सब्जेक्ट वर्ब है। एक केस में, केस 1 में लेस्ट यहाँ लगा है और केस 2 में अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट वर्ब, ये और ये लेस्ट यहाँ लगा है एंड देन सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो लेस्ट है इसके पास वाला जो वर्ब होगा, ये जो वर्ब है, ये जब मॉडल वर्ब होगा तो हमेशा ये अपने साथ क्या लेगा, शुड लेगा, नहीं तो कोई भी मॉडल वर्ब लेगा ही नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला, इसमें आपने देखा यू शुड फेल, तो शुड लिया था। और अगर जो शुड नहीं है तो कोई दूसरा भी नहीं लिया, इस वाले में आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये था कि ये खुद ही नेगेटिव होता है तो इसीलिए सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो इस लेस्ट के पास वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होगा और यहाँ पर भी इस लेस्ट के पास वाले में नॉट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब आपको यहाँ से ये समझना है कि लेस्ट के पास वाला जो क्लोज है और यहाँ पर भी लेस्ट के पास वाला जो क्लोज है जो वो अपने साथ शुड लेगा, नहीं तो कोई भी नहीं लेगा। नॉट यूज इसके साथ होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इससे दूर वाले क्लोज की अब बात कर लेते हैं। ये तो लेस्ट के पास वाला क्लोज है, अब ये वाला क्लोज देखिए तो इससे कितना दूर है, तो फार क्लोज है। तो दूर वाला क्लोज जो होता है ये होता है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, एंड इस लिस्ट के पास ये है और ये फिर क्या होगा, ये वाला क्लोज, तो ये दूर होगा, तो ये भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा कंडीशन डिनोटिंग कंजंक्शन है प्रोवाइडेड। तो प्रोवाइडेड क्या है, कंजंक्शन भी हो सकता है एक सेंटेंस में और एक वर्ब भी हो सकता है ये। तो अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ पर ये कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है और कहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी विल सक्सीड प्रोवाइडेड सी वर्क हार्ड। वह एक ही शर्त पर सक्सीड हो सकती है अगर वह हार्ड वर्क करे तो। ये एक सब्जेक्ट, ये एक वर्ब, ये एक सब्जेक्ट, ये एक वर्ब और ये दोनों क्लोजेस को जोड़ने वाला ये क्या है, कंजंक्शन है। यहाँ पर प्रोवाइडेड कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, कंडीशन बता रहा है कि वह कब सक्सीड होगी, जब वह हार्ड वर्क करेगी तब। ठीक है, नेक्स्ट में ये वर्ब की तरह कैसे बिहेव करता है उसका एग्जाम्पल, सी वॉज प्रोवाइडेड विद द बेसिक नीड। तो सी वॉज, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी, ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ का प्रोवाइडेड वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड यहाँ पर इसके बाद कोई क्लोज है ही नहीं, तो दो क्लोज है नहीं तो ये दो क्लोज उसको जोड़ नहीं रहा।
अगर दो क्लोजेस को जोड़ नहीं रहा तो कंजंक्शन की तरह भी बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे अनटिल और अनलेस। तो आपको ये दो चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है, बहुत अच्छे से समझनी है। कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ अभी जो जो मैं बातें कहूँगी उसको सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनटिल एंड अनलेस। अनटिल जो होता है ये भी नेगेटिव होता है और अनलेस भी नेगेटिव होता है। ये टाइम डिनोट करने के लिए यूज़ होता है और ये कंडीशन डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों का यूज़ ही नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन जहाँ पर हमें टाइम डिनोट किया गया हो जिस सेंटेंस में, वहाँ पर हम अनटिल लगाते हैं, और जहाँ पर कंडीशन बताया जा रहा हो वहाँ पर हम अनलेस लगाते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो अनटिल होता है वो एक सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह काम कर सकता है एंड प्रपोजिशन दोनों की तरह, लेकिन ये जो अनलेस होता है वह एक सेंटेंस में सिर्फ कंजंक्शन की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये कंडीशन बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले अनटिल से स्टार्ट करते हैं। तो अनटिल जो है वो नो नॉट यूज इन नियर क्लोज ऑफ द अनटिल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अनटिल लिखा मैंने सपोज, और यहाँ पर ये एक क्लोज है और एक यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, देन ये क्लोज है, यहाँ कॉमा, देन यहाँ पर अनटिल लिखा और फिर इसके पास एक क्लोज है। ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो अनटिल के पास वाला क्लोज है यहाँ पर हम नोट का यूज़ नहीं करते, और नोट यूज़ इन फार क्लोजेस, मतलब इसका मतलब है कि हम पास वाले क्लोज में, अनटिल के पास वाले क्लोज में नॉट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन हम इससे दूर वाला, ये क्या है, नियर है, ये क्या है, ये वाला फार है, तो यहाँ पर हम नोट का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप इतना क्लियर हो। इसी तरीके से अगर अनटिल यहाँ आता है तो अब ये अनटिल के पास वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्लोज, तो यहाँ पर हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये अनटिल से दूर वाला क्लोज है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट का यूज़ करेंगे। डन। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कॉन्सेप्ट, ये कि क्लोज नियर द अनटिल इज इन सिंपल प्रेजेंट, और ये जो क्लोज है नियर वाला, ये जो नियर वाला क्लोज है ये, एंड तो ये नियर वाला क्लोज हमेशा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, और इसके नियर वाला क्लोज कौन सा है, ये। ठीक है, ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे एज अ कंजंक्शन इसका यूज़, एंड देन इसका यूज़ हम देखेंगे एज अ प्रीपोजिशन। तो चलिए पहले कंजंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी विल वेट अनटिल ही कम्स। वह कब तक वेट करेगी, जब तक वह आ नहीं जाता। सी तब तक वेट करेगी जब तक वह आ नहीं जाता। तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, समय या फिर टाइम का बोध हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अनटिल। तो वह तब तक वेट करेगी जब तक कि वह आ नहीं जाता, और नेगेटिव सेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर अनटिल का यूज़ करेंगे। अगर मैंने यहीं पर आपको स्लैश डालकर अनलेस दिया होता तो इनमें से आप कौन सा चूज़ करते, क्योंकि यहाँ समय का बोध हो रहा है तो आप चूज़ करते अनटिल को। ओके, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये यहाँ पर कॉमा आ गया, इसके बाद ये अनटिल आया है। ये वाला जो क्लोज है, ये वाला जो क्लोज है ये है इस अनटिल के पास, तो ये हो गया नियर वाला क्लोज। ये वाला जो क्लोज है ये है इस अनटिल से दूर, तो ये हो गया फार वाला क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए नियर वाला क्लोज जो होगा यहाँ पर हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दूर वाले में कर सकते हैं अगर सेंटेंस में हम नेगेटिव करना चाहें तो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि जो नियर वाला, अनटिल के नियर वाला क्लोज होता है वह सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो ये अनटिल है, और इसके नियर वाला क्लोज ये है ही कम्स, और ही कम्स किस में है, सिंपल प्रेजेंट में।
ठीक है। तो इसके जस्ट पास वाला जो क्लोज होता है वही सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूर वाला नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। सी इज नॉट अलाउड टू गेट एडमिशन इन स्कूल अंटिल सी इज 3 years old। जब तक वह 3 साल की नहीं हो जाती तब तक उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। ठीक है। एंड यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये अंटिल, अंटिल के पास वाला क्लोज, ये नियर वाला क्लोज, और ये अंटिल से दूर वाला क्लोज, फार। ठीक है। तो इस वाले के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, इस पहले रूल के अकॉर्डिंग ये जो अंटिल के पास वाला है वह नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंटिल खुद ही नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अंटिल के पास वाला जो है इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे वाले रूल में ये बोला गया है कि जो अंटिल से दूर, जो अंटिल से दूर है, फार है, तो ये फार वाला है, तो इसके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर नोट का यूज़ हुआ है। ओके। एंड एक और चीज़ कि जो पास वाला है अंटिल के वो होगा सिंपल प्रेजेंट में। तो ये क्या है, ये है अंटिल के पास वाला और ये है सिंपल प्रेजेंट में। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, सी को कब तक अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने के लिए, जब तक कि वह 3 साल की नहीं हो जाती। ठीक है। डन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अंटिल का यूज़ प्रीपोजिशन में कैसे होता है। जैसे कि प्रीपोजिशन की तरह अंटिल का यूज़ कहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी विल वेट अंटिल ट्यूसडे, यहाँ पर भी समय का बोध हो रहा है, समय के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी। एंड ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एक क्लोज कंप्लीट। यहाँ पर ये नाउन है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। एंड तो यहाँ का ये अंटिल कैसे बिहेव करेगा, प्रीपोजिशन की तरह। एंड प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको मैंने प्रीपोजिशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो यहाँ का अंटिल कैसे बिहेव कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह। डन। नेक्स्ट, अनलेस। अनलेस भी नेगेटिव होता है लेकिन ये बताता है कंडीशन, ये समय नहीं बताता। ठीक है। रूल 1 इसमें भी सेम है कि जो अनलेस के पास वाला क्लोज होगा वो अपने साथ नोट का यूज़ नहीं लेगा। ठीक है। जैसे कि ये है अनलेस और इसके पास वाला क्लोज ये है, एंड ये दूर वाला क्लोज है। ठीक है। एंड यहाँ पर ये दूर वाला क्लोज हो जाएगा एंड ये पास वाला क्लोज हो जाएगा। तो ये जो पास वाला है, पहले के अकॉर्डिंग ये जो पास वाला है यहाँ पर हम नोट का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या था, ये नियर वाला था। अब लेकिन ये जो फार वाला है इसके साथ हम नोट का यूज़ कर सकते हैं, सेम इसी की जैसे है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अनलेस है, ये अनलेस के पास वाला, ये नियर वाला, एंड इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये इससे बहुत दूर है, इसके साथ हम, ये फार वाला है तो इसीलिए इसके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। ओके। तो यहाँ पर सेकेंड रूल यही है कि नॉट यूज इन फार क्लोजेस फ्रॉम अनलेस। अनलेस से जो दूर का क्लोज है उसके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है कि क्लोज नियर द, यहाँ पर अनलेस लिखना है आपको, अनलेस इज इन सिंपल प्रेजेंट। जो क्लोज अनलेस के पास होगा ये होगा सिंपल प्रेजेंट में। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये जो अनलेस होता है वो सिर्फ कंजंक्शन की तरह ही बिहेव कर सकता है, प्रीपोजिशन की तरह बिहेव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है। जब तक आप काम नहीं करेंगे आप सक्सीड नहीं होंगे। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ठीक है। और ये वाला जो क्लोज है ये नियर है, एंड ये वाला जो क्लोज है ये फार है। तो ये पास वाला मतलब नियर वाला जो क्लोज है इसके साथ हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो अनलेस होता है वो नेगेटिव होता है। एंड इसके दूर वाला जो है इसके साथ हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये जो पास वाला होता है ये किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अनलेस यू वर्क, जब तक तुम काम नहीं करोगे, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट।
यहाँ पर अनलेस के पास वाले के लिए रूल है कि अनलेस के पास वाला जो होगा वो क्लोज सिंपल प्रेजेंट में होगा। ओके, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी कैन नॉट सक्सीड अनलेस सी वर्क हार्ड। वह तब तक सक्सीड नहीं हो सकती जब तक कि वह हार्ड वर्क ना करे। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एंड अनलेस यहाँ पर है तो इसके पास वाला ये कौन सा है, ये क्लोज इसके पास है, नियर। ओके, और ये वाला जो क्लोज है ये इससे दूर है, फार वाला है, अनलेस से बहुत दूर है ना ये, और ये वाला तो जस्ट पास में है। तो इसके पास वाले के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते। पहली चीज़ यहाँ पर हमने पढ़ा कि पहला चीज़ क्या था, पास वाले के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे और दूर वाले के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है दूर वाले के साथ। उसके बाद पास वाला जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, सी वर्क्स सिंपल प्रेजेंट है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको अनटिल अनलेस अच्छे से समझ आया हो। अब हम मूव ऑन करेंगे इफ़ पर। तो इफ़ जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ जो होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन है ये कौन सा, कंडीशन डिनोटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है और एक सेंटेंस में डाउट बताने के लिए भी यूज़ हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इफ़ का जो रूल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि इधर कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, पहली चीज़ ये कि बोथ नेगेटिव एंड बोथ पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर इफ़ लगा है किसी सेंटेंस में तो ये जो क्लोज होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, या फिर अगर इफ़ लगा है ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा था, हम यहाँ पर एक के साथ ही नॉट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर यूज़ होगा नॉट तो यहाँ दोनों के साथ नॉट का यूज़ होगा, नहीं तो किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा क्लोज या तो दोनों नेगेटिव क्लोज होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि जो नियर वाला क्लोज होता है इफ़ के, वह सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो चलिए देखते हैं, वी कैन यूज़ नॉट विद इफ़ इन बोथ पार्ट। तो यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया कि हम जो नॉट का यूज़ है वह इफ़ वाले के साथ दोनों ही पार्ट में करते हैं, एंड यहाँ पर इसमें एंड इसमें हम नोट का यूज़ एक ही पार्ट में कर रहे थे। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ सी डोंट वर्क सी विल नॉट सक्सीड। अगर वह काम नहीं करेगी तो वह सक्सीड नहीं होगी। नॉट का यूज़ यहाँ पर भी हुआ है नेगेटिव और यहाँ पर भी हुआ है नेगेटिव। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एक क्लोज और ये एक क्लोज, एंड यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ़ के पास वाला जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सी डोंट, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, तो इफ़ सी डोंट वर्क सी विल नॉट सक्सीड। अगर वह काम नहीं करेगी तो वह सक्सीड नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ़ सी वर्क सी विल सक्सीड। अगर वह काम करेगी तो वह सक्सीड होगी। ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इफ़ के पास वाला है तो ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो इसीलिए क्या है, इफ़ सी वर्क्स है। ओके, डन, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं इफ़ डाउट बताने के लिए भी यूज़ होता है। तो जब हम इफ़ का यूज़ डाउट बताने के लिए करेंगे तो उसके रूल थोड़े अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लोजेस्ट फार फ्रॉम द इफ़ इज़ इन सिंपल प्रेजेंट। इसका रूल उल्टा है। अभी तक हमने इन तीनों में क्या पढ़ा, इन तीनों में इसमें, इसमें और इस वाले पोर्शन में, इफ़ के इस वाले पोर्शन में हमने ये पढ़ा कि इफ़ के पास वाला, इफ़ अनटिल अनलेस, इनके पास वाला जो सेंटेंस था, जो क्लोज था, वह सिंपल प्रेजेंट में था। लेकिन जहाँ पर इफ़ डाउट बताता है वहाँ पर इफ़ के दूर वाला जो क्लोज होता है, फार क्लोज, वो होता है सिंपल प्रेजेंट में। इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो और ये है इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में नॉट यूज इन फार क्लोज फ्रॉम द इफ़। तो डाउट जहाँ पर बताया जाएगा वहाँ पर जो इफ़ का यूज़ होगा वह
इसके पास वाले क्लोज में ना होकर इसके दूर वाले क्लोज में होगा, फार क्लोज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट नो इफ ही विल कम, तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इफ के पास वाला ये है नियर क्लोज, और इफ से दूर वाला ये है फार क्लोज। तो इसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, जो इफ से दूर वाला क्लोज होगा वह होगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर डाउट बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि सी डज नॉट नो इफ ही विल कम, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसको नहीं पता है कि वह आएगा। ओके, यहाँ पर डाउट बताया जा रहा है, तो इसीलिए डाउट बताने वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, इफ से दूर वाले के साथ नॉट लगेगा, और इफ से दूर वाला ही जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसका जो रूल है डाउट बताते समय कैसे ये यूज होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी इफ, अनलेस और अनटिल का थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर। वेदर भी डाउट बताता है। क्लोजेस फार फ्रॉम द वेदर इज इन सिंपल प्रेजेंट। तो जो क्लोजेस, देखिए यहाँ पर ये वेदर भी डाउट बताता है, तो इसीलिए ये भी डाउट बताता है, तो ये भी थोड़ा बहुत इसकी तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर भी इफ से दूर वाला जो क्लोज था वो सिंपल में था, तो यहाँ पर भी वेदर जो है, वेदर से जो दूर वाला क्लोज होगा ये तो नियर वाला हो गया, एंड इससे जो दूर वाला क्लोज होगा ये जो होगा ये होगा सिंपल प्रेजेंट में। ओके, सिंपल प्रेजेंट में होगा। एंड नॉट यूज इन फार क्लोज फ्रॉम द वेदर, एंड जो नॉट का यूज होगा वो फार क्लोज में होगा, फार वाले में नॉट का यूज होगा और नियर वाले में नॉट का यूज नहीं होगा। यहाँ पर भी बोला गया है जो नॉट यूज होगा ये फार वाले में होगा और यहाँ नियर वाले में नहीं होगा। ओके, डन। तो मतलब डाउट बताने वाले केसेस ये दोनों हैं और दोनों का ही रूल सिमिलर है, सेम है, ठीक है। तो वेदर और इफ जब डाउट बताते हैं तो उनका रूल ये होता है। तो आप बार बार रिवीजन करेंगे माइंड मैप से तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट नो वेदर ही विल कम, वह नहीं जानती कि वह आएगा भी या नहीं, ठीक है। तो वेदर, ठीक है, वेदर आ गया। वेदर के पास यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब, ये जो क्लोज है ये फार है इससे, एंड ये वाला जो है ये नियर है। तो इसमें जो कुछ भी रूल अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट रूल भी फार के लिए, सेकेंड रूल भी फार के लिए। फर्स्ट रूल क्या है कि जो दूर वाला होगा फार वाला तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। दूसरा रूल है कि इसी के साथ हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, पास वाले के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी डज नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। और आपको एक और चीज़ देखना है कि जब एक सेंटेंस में आगे और लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पर तो ये वाला सेंटेंस एंड ये वाला सेंटेंस थोड़ा बहुत सिमिलर है, इफ़ की जगह हम वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो ऑप्शन में वेदर होगा तो वेदर और इफ़ दोनों, मतलब कि इफ़ और वेदर का यूज़ एक दूसरे की जगह पर हो सकता है, लेकिन अगर उसी सेंटेंस में और आ गया तो वहाँ पर हम सिर्फ वेदर का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में और आया है तो इसीलिए यहाँ पर अब हम सिर्फ वेदर का यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसके पास वाला ये नियर वाला, इससे दूर वाला ये फार वाला, और ये जो फार वाला होगा इसके लिए सब नियम है, सिंपल प्रेजेंट में होगा ये और इसके साथ नॉट का यूज़ होगा। डन। नेक्स्ट, सी हैज़ अ फ्यू डाउट वेदर ही विल कम। ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है, और यहाँ पर ये वेदर आ गया। ओके, एंड यहाँ पर ये आप देखें कि उसको डाउट है कि वह आएगा, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेदर के दूर वाला जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये नियर है एंड ये फार है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक? और इसको फ्यू डाउट है,
अ फ्यू क्या होता है? फ्यू जो होता है एंड लिटिल जो होता है सिंपल, ये होते हैं नेगेटिव। अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर ये अ फ्यू है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। उसको थोड़े डाउट्स हैं, मतलब उसको थोड़ा बहुत डाउट है कि वह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वेदर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डाउट डिनोट किया जा रहा है। ओके, तो आपको एक और चीज़ याद रखना है, ये वेदर कहाँ कहाँ आएगा? अ फ्यू के साथ वेदर का यूज़ करेंगे, और के साथ वेदर का यूज़ करेंगे। एंड सी हैज़ फ्यू डाउट्स डैट ही विल गो, उसको थोड़े डाउट्स हैं कि वह जाएगा। फ्यू क्या है? नेगेटिव। एंड फ्यू के साथ हम डैट का यूज़ करेंगे। अ फ्यू के साथ वेदर का, फ्यू के साथ डैट का। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर डैट कंजंक्शन का यूज़ है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। डन। अब हम देखते हैं कि डैट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। श्योरिटी बताने के लिए और सर्टेनिटी बताने के लिए। जैसे सी नोज डैट ही विल गो, तो यहाँ पर सी को पता है कि ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कि श्योरिटी बताई जा रही है या फिर सर्टेनिटी बताई जा रही है कि वह जाएगा। डन। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस था, सी हैज़ फ्यू डाउट डैट ही विल गो, एक तो यहाँ पर सेंटेंस में डाउट आया, ऊपर से यहाँ पर फ्यू आया, तो इसीलिए यहाँ पर डैट का यूज़ हुआ। अगर अ फ्यू और डाउट आता तो वेदर का यूज़ होता, लेकिन सिर्फ फ्यू आकर डाउट आया तो यहाँ पर हम डैट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीज़ है रीज़न। रीज़न, द रीज़न के साथ हम हमेशा सेंटेंस में डैट लगाएंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस है, द रीज़न से स्टार्ट हो रहा है और उसमें कंजंक्शन का यूज़ अगर हमें करना है तो हमेशा डैट का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द रीज़न वाई सी वॉज रिजेक्टेड डैट सी वॉज टू इर्रेस्पॉन्सिबल, उसके रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या है? कि वह बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर द रीज़न आया है एंड ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इन्हें जोड़ने वाला, इन ये दो, एक क्लोज, ये क्लोज, इनको जोड़ने वाला ये कंजंक्शन, एंड ये द रीज़न आया है तो इसीलिए हम हमेशा डैट लगाएंगे। द रीज़न के साथ बिकॉज नहीं आएगा सेंटेंस में, द रीज़न के साथ ड्यू टू नहीं आएगा सेंटेंस में, क्योंकि ये भी रीज़न डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर जो हमने सेंटेंस में ऑलरेडी द रीज़न लगा दिया है तो इनका यूज़ हम इस सेंटेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या बताते हैं? रीज़न डिनोट करते हैं। ओके, डन, इतना क्लियर?